नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा आप जानते हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो वर्ग 3 के लिए एक प्रैक्टिस सेट सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें टॉपिक वाइज मैं आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रही हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं किसी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस का संकलन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूं और उसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। ना सिर्फ आंसर पता करते हैं बल्कि कुछ फैक्ट्स और जितने भी हो सकते हैं उससे संबंधित उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम ज्योग्राफी का जो टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम आज का पहला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं दोस्तों, आज के ज्योग्राफी का टॉपिक क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप, मुख्य भौगोलिक वितरण। ठीक है, जो हमने कल किया था, कल की क्लास में, उसी का ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो कम से कम 1-2 क्लास इसमें क्वेश्चंस में लगेंगी। तो आज इसकी दूसरी क्लास है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान, ये मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? क्या बोल रहा है ये? पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, उत्तरी सरकार का मैदान, कोरोमंडल मैदान, मालाबार का मैदान, ये मालाबार है, मालाबार का मैदान या कोंकण का मैदान। तो इसमें आपको मैं यहाँ पे पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर से हम इसका एक पूरा लेकर आए हैं, क्या कि अलग अलग जो मैदान है, तटीय मैदान, उनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में बोला गया है ना, तो ये हम इसको एक बार फटाक से पूरे मैदानों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे भारत का प्रायद्वीपीय भाग है उसमें जो हमारा एक साइड अरब सागर टच होता है पश्चिम में और एक साइड बंगाल की खाड़ी और नीचे हमारा आता है हिंद महासागर। तो जो कोस्टल एरिया है, ये जो तट है, उसके कुछ मैदान या तटों के नाम हैं, तो उनको हमको देखना है। सबसे पहले पश्चिम घाट की बात करें, पश्चिम तट की बात करें दोस्तों, तो आपका कच्छ से लेकर और दमन तक गुजरात में जो फैला है उसका नाम है काठियावाड़ तट। ये कहाँ आता है दोस्तों? तो ये आपका आता है गुजरात में। इसको याद रखेंगे, क्या नाम है इसका? काठियावाड़ तट। ये आता है आपका गुजरात में। ठीक है, काठियावाड़ तट गुजरात, कच्छ से लेकर दमन तक। फिर हम देखते हैं दमन से लेकर गोवा, ये बेसिकली महाराष्ट्र में फैला है, इसको क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं, है ना। दमन से लेकर गोवा तक महाराष्ट्र का जो तट है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखेंगे गोवा से लेकर जो मंगलुरु, कर्नाटक का पार्ट है, तो गोवा से मंगलुरु तक आता है आपका कन्नड़ तट। ठीक है, गोवा से मंगलुरु मतलब ये कर्नाटक वाला हिस्सा, कन्नड़ तट, और कर्नाटक का और थोड़ा सा हिस्सा और से लेकर यहाँ जो दक्षिण में कन्याकुमारी तक का तट है उसको हम बोलते हैं मालाबार तट। ये बेसिकली आपका केरला, थोड़ा सा आपका कर्नाटक का हिस्सा और केरला में ये पूरा फैला हुआ है ना। तो ये पश्चिम तट की हमने बात कर ली। पूर्वी तट में आते हैं तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे तो आपका कन्याकुमारी से लेकर और कृष्णा नदी के डेल्टा तक आता है कोरोमंडल तट। उसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। इसमें आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का हिस्सा आता है, बेसिकली तमिलनाडु, और कुछ पार्ट आता है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का, है ना, कोरोमंडल तट। इसके ऊपर जाएंगे तो कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर महानदी के डेल्टा उड़ीसा तक आता है आपका उत्तरी सरकार तट। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग में फैला हुआ है। कौन सा? उत्तरी सरकार तट। क्लियर है, ये आप याद रखेंगे। और फिर दोस्तों महानदी डेल्टा से लेकर आपका स्वर्ण रेखा नदी तक जो है वो जाता है उत्कल तट, है ना। ये बेसिकली उड़ीसा में ही फैला हुआ है। उत्कल तट जो है वो उड़ीसा में फैला हुआ है। तो ये तटों के नाम आपको या तटीय मैदानों के नाम आपको याद रखने हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी तटीय मैदान, तो सबसे पहले अब हमको यहाँ देखना है पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। तो ये है उसका दक्षिणी भाग, इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, अर्थात कोरोमंडल मैदान। क्लियर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप बना के देखिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखते हैं, तो नामचा बरवा सिक्किम, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, चिपकीला हिमाचल प्रदेश,
बोमडिला अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा यहाँ पे स्थित नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों रोहतांग ये दर्रा है, रोहतांग, शिपकिला और बोमडिला ये दर्रों के नाम हैं। तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। और बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। नामचा बरवा आपकी चोटी है ना, नामचा बरवा जो है वो हिमालय की जो हिमाद्री वाला जो भाग है उसकी चोटी है एक, और ये सिक्किम में नहीं है, ये कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और वो जो तिब्बत चाइना वाला पार्ट है उसकी सीमा पर आती है आपकी नामचा बरवा चोटी। क्लियर है, तो ये सिक्किम में नहीं है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दर्रों की बात की है, तो दर्रे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भाई ये फलाना दर्रा कहाँ, किस राज्य में स्थित है ना। तो ये मैंने आपकी कुछ यहाँ पे दर्रे लिखे हैं, इसको फटाक से हम देख लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपके दर्रों की एक 15-20 मिनट की इंपॉर्टेंट क्लास लेके और आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कौन सा दर्रा कहाँ है, उसको कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी के लिए हम कुछ दर्रे यहाँ देखते हैं। सबसे पहले लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों। तो लद्दाख में आपका आता है खारदुंगला, लानाकला, टांगला, टांगला को टांगला बोलते हैं या थांगला बोलते हैं, चांगला, अघिल दर्रा, इमिसला, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा लाला वाले, हालांकि लाला वाले और दर्रे आगे भी आते हैं लेकिन उनको एक अलग ट्रिक से याद किया जाता है। तो अगर आपको ऐसे लाला वाले कुछ दर्रे मिलते हैं, बेसिकली वो लद्दाख के दर्रे होते हैं। क्लियर है, ऐसा नहीं है कि और कहीं और नहीं होते हैं। लाला नाम से जो पीछे है और भी दर्रे होते हैं, लेकिन बेसिकली आपका लद्दाख में देखोगे तो इसी टाइप के लिखेंगे, खारदुंगला, लानकला, टांगला, चांगला, है ना, इस टाइप के दर्रे यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हैं आपके लद्दाख के दर्रे। इसके बाद हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आता है आपका पीर पंजाल, जोजिला, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो ये सारे दर्रे आपके कहाँ पे हैं दोस्तों, ये आपके जम्मू कश्मीर के हैं। जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है ना, ये इंपॉर्टेंट दर्रा है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर के हो गए। फिर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा है, यहाँ पे शिपकीला दर्रा है, बारालाचा दर्रा है। इंपॉर्टेंट दर्रों में ये आपको याद रखने हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, फिर हम आते हैं उत्तराखंड में। ये यूके मतलब उत्तराखंड है दोस्तों, है ना। उत्तराखंड में आता है आपका नीति दर्रा, माना, लिपुलेख। इंपॉर्टेंटली ये 3 दर्रे हमको याद रखना है। फिर हम आते हैं आपके सिक्किम। सिक्किम में 2 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जेलेपला और नाथुला। ठीक है, जेलेपला और नाथुला ये सिक्किम में है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में है दोस्तों तुजू दर्रा आता है, ये मणिपुर में है ना। इसके बाद हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट दर्रों में आपका यांगयाप हो जाएगा, बोमडिला हो जाएगा, दिफू, दिहांग। तो इस टाइप के ये जो दर्रे हैं दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे कुछ आपके दक्षिण भारत के भी दर्रे हैं। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में देने का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है कि ये हिमालय क्षेत्र के दर्रे। अब दर्रे होता क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं। तो दर्रे मतलब होता है पास, ये एक नेचुरल रास्ता होता है जो 2 पर्वतों या 2 पहाड़ों के बीच जो है वो बना होता है, जिससे आवागमन, व्यापार वाणिज्य हो गया, आवागमन हो गया, या पुराने टाइम पे आक्रमण भी, ऐसे जो मेजर पहाड़ वाला एरिया है तो वहाँ से दर्रों से, जैसे हिंदू कुश पर्वत है उसमें खैबर दर्रा है दोस्तों, तो वहाँ से पश्चिम से आक्रमण होते थे। तो ये नेचुरल रास्ता प्रदान करता है, नेचुरल मार्ग प्रदान करता है 2 पहाड़ों के बीच, उसको कहते हैं हम पास या दर्रा। तो दक्षिण भारत के भी कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं और ये आपके हिमालय पर्वत क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं, और भी हैं। इसको एक अलग वीडियो में पूरे पास की, अगर आप मुझे आपका होगा कि हाँ आपको पढ़ना है ये, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इसका एक अलग से वीडियो मैं आपको आपके सामने ले आऊँगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छोटा नागपुर पठार किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये तो किसके लिए प्रसिद्ध है छोटा नागपुर पठार, ये आपको देखना है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट भौगोलिक स्ट्रक्चर है हमारा छोटा नागपुर पठार, है ना। तो ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखेंगे, इलायची की किस्म, खनिज भंडार, गुफा मंदिर या मैंग्रोव वन। तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ पता होगी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और छोटा नागपुर पठार बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट और फेमस है। किसके लिए?
खनिज भंडार के लिए छोटा नागपुर पठार में विभिन्न जो है वो खनिज के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे किस किस प्रकार के खनिज मिलते हैं दोस्तों, इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपका लोहा मिलता है, लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा, है ना, बॉक्साइट मिलेगा, ऐसे करके अभ्रक मिलेगा, ऐसे करके बहुत सारे आपके यहाँ पे खनिज, अलग अलग प्रकार के खनिजों के भंडार है यहाँ पे। कोयले का तो भाई 95 से 98% हिस्सा आपका छोटा नागपुर के पठार में विस्तृत है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये खनिज भंडार के लिए, और साथ में जब खनिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, खनिज भंडार बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ खनिज आधारित उद्योग भी लगाए जाते हैं, है ना, तो ये उद्योग के लिए भी फेमस है, खनिज आधारित उद्योग, तो ये उद्योग के लिए भी फेमस है। तो इसके खनिज भंडार और उद्योग के में बहुत इम्पॉर्टेंट होने के कारण या प्रचुरता से यहाँ खनिज पाए जाने के कारण दोस्तों इसको एक नाम दिया गया है, इसको याद रखेंगे, भारत का रूर। इसको क्या सॉरी इसको क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश या भारत का रूर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर किसको कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। अब रूर क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों ये जो रूर है जर्मनी में एक जगह है, कहाँ पे, जर्मनी में, है ना, जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर क्षेत्र करके, जो खनिज और उद्योगों के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए उसी के तर्ज पर इसको भारत का रूर कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। मिश्मी, बरेल और लुशाई क्या है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, तो यहाँ से कुछ ऑप्शन ठीक करना पड़ा था। अभी इसमें ऑप्शन में देखते हैं, इसकी बात करते हैं। मिश्मी, बरेल और लुशाई क्या है। आपके ऑप्शन है पहाड़ियाँ, जनजातियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। ये जो मिश्मी है, मिश्मी, बरेल, लुशाई, ये बेसिकली क्या है, पहाड़ियाँ हैं, है ना, ये हैं मुख्यतः पहाड़ियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे लुशाई एक जनजाति भी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मिश्मी की बात करें, मिश्मी हो गया, बरेल हो गया, तो ये इन नाम की पहाड़ियाँ, जनजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। लुशाई नाम की जनजातियाँ मिजोरम में, यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ आपका उपयुक्त में से एक से अधिक भी क्या हो सकता है, आंसर इसका हो सकता है, क्योंकि ये जनजातियाँ भी हैं दोस्तों और पहाड़ियाँ भी हैं। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देखोगे जो हम हिमालय की बात करते हैं ना, हिमालय का जो आपका पूर्वी विस्तार है, जो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे जो हिमालय का अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, मिजोरम साइड में, तो यहाँ पे कुछ क्या पाए जाते हैं दोस्तों, पर्वत श्रृंखलाएं या हिमालय के ही विस्तार में कुछ चोटियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं और वहाँ उसी नाम की जनजातियाँ रहती हैं, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम साइड में आपका, एक सेकेंड दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम साइड में क्या है, इस नाम की जनजातियां और पहाड़ियां भी स्थित हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। महान भारतीय रेगिस्तान जिसे थार रेगिस्तान कहा जाता है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है इसको, थार डेजर्ट या थार रेगिस्तान, ये किस नाम से जाना जाता है, किस भौगोलिक, थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ये किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो अब आपको बताना है कि जो हमारा थार डेजर्ट है वो किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है। इसको देखेंगे, पश्चिम तटीय मैदान, सिंधु गंगा का मैदान, अरावली पर्वतमाला, दक्कन का पठार। तो दोस्तों हम देखेंगे दक्कन के पठार में तो ये नहीं है, क्योंकि थार रेगिस्तान आपका राजस्थान साइड आता है ना, तो इसमें तो नहीं आएगा। इसके बाद हम पश्चिम तटीय मैदान में देखेंगे तो वो इसमें भी नहीं आएगा। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में आपका थार रेगिस्तान स्थित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है, तो ये अगर हम देखें तो ये सिंधु गंगा का मैदान जो है वो इसमें आता है। हालांकि थार रेगिस्तान को जो है वो अलग भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। अगर हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं, है ना, अगर हम यहाँ देखें भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो
एनसीईआरटी के हिसाब से इसको 6 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका उत्तर का हिमालयी प्रदेश है, हिमालयी प्रदेश, ठीक है दोस्तों। दूसरा आ जाएगा आपका सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यही वाला जो है सिंधु गंगा का मैदान, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको उत्तर का विशाल मैदान भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान है ना, इसको उत्तर का विशाल मैदान भी कहा जाता है। तीसरा हो जाता है आपका दोस्तों थार रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा हो जाता है आपका तटीय मैदान। पांचवा हो जाता है दोस्तों आपका पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और छठवा हो जाता है आपका द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले हैं, तो ये द्वीप समूह, और भी जो भारत में द्वीप हैं, तो ये तो 6 भागों में भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। तो इसमें थार रेगिस्तान वैसे तो अलग ही आता है, लेकिन अगर इसमें देखें तो कई बुक में थार रेगिस्तान ना देके उसको इसी में शामिल कर दिया जाता है। तो अभी ऑप्शन में हमको जो दिया है उसमें पूछा है किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है दोस्तों, तो फिर हम इसको लिखेंगे ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में आता है। अगर हम इसकी बात करें है ना रेगिस्तान की, यहाँ पे तो दोस्तों आपका यहाँ पे अरावली है। अगर मैं इसको आपको बना के दिखाना चाहूँ तो ये अरावली है, अरावली पर्वत, ठीक है। यहाँ अरावली पर्वत के इस साइड, अरावली पर्वत के इस साइड दोस्तों ये है आपका थार रेगिस्तान, ठीक है। अरावली पर्वत के इस साइड ये आता है आपका थार डेजर्ट, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, पश्चिम साइड में यहाँ पे आएगा, है ना। और यहाँ पे जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान वाला जो पूरा पार्ट है उसमें एक आता है राजस्थान का मैदान, तो राजस्थान के मैदान का कुछ पार्ट रेगिस्तान में भी आता है, तो उसके अंदर हम इसको देख लेते हैं। क्लियर है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको भारत में वैसे तो ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा भारत में है नहीं, 2 इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं, तो उनमें से हमको याद रखना है। क्या बोल रहा है, ऑप्शन देखते हैं। तो कावरत्ती और न्यू मोरे, डी.ए. रमन और लिटिल निकोबार, पंबन और वेन, और नारकोंडम और बैरन। तो दोस्तों आपका ज्वालामुखी द्वीप की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होने वाला है डी, अर्थात नारकोंडम और बैरन। याद रखेंगे कि हमारे भारत में 2 इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं, एक तो बैरन है, बैरन आइलैंड, और एक आपका नारकोंडम है ना। ये दोनों ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन की बात करें, ये दोनों ही कहाँ हैं दोस्तों, तो ये दोनों ही आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। और हम बात करते हैं तो आपका बैरन जो द्वीप है दोस्तों, ये एक्टिव वॉल्केनो में आता है, भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है। और जो आपका नारकोंडम है दोस्तों, ये आपका एक्सटिंक्ट में आता है ना। तो ये याद रखेंगे, ये कहाँ पे है, दोनों द्वीप समूह अंडमान निकोबार में है, और भारत के 2 ज्वालामुखी द्वीप समूह ये हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये फिर से आपका तट से रिलेटेड पूछ लिया है, जो हमने पहले पढ़ा था अभी। ऑप्शन देखेंगे, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है भाई मालाबार तट, अभी मैंने आपको बताया था, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं मालाबार तट को। ठीक है, तो ये है आपका मालाबार तट। तो क्या ये पूर्व में है, नहीं भाई, ये तो पश्चिम में है, पूर्व तो ये था, तो पहला आपका तो ऑप्शन गलत हो गया है। और हम देखेंगे क्या बोल रहा है, ठीक है, गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी है।
हाँ, गोवा के दक्षिण में आ रहा था, तो ये सही हो सकता है। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, हाँ ये भी सही हो सकता है। डी बोलते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, तो भाई ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही है मालाबार तट से संबंधित। ठीक है, तो अच्छे से आपने देख लिया मालाबार तट को, हमने पूरा भी बना के देखा था। पश्चिम में है, गोवा के नीचे वाला आता है बेसिकली। एक सेकेंड दोस्तों, ये वाला नहीं होगा आपका, ये वाला नहीं होगा, आपका आंसर सिर्फ होगा सी। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, माफी चाहती हूँ। ये देखेंगे तो हाँ, ये बेंगलुरु के नीचे आ रहा है, गोवा के नीचे तो कन्नड़ आ रहा है, बेंगलुरु के नीचे से हमने मालाबार तट देखा था। ठीक है, तो वो उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ एक कि भाई ये केरल में सबसे ज्यादा विस्तारित है, तो सिर्फ वही सही है। गोवा के नीचे तो आपका कन्नड़ तट आ रहा है ना, तो मालाबार तट के लिए वो वाला ऑप्शन ही आपका क्या होगा, सही होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है तो कंफ्यूज मत होइएगा ये, ठीक है ना, कि मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में विस्तारित है। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। दोस्तों यहाँ पे ये फिर दर्रे वाला या पास वाला क्वेश्चन आया है। इसमें हम देखेंगे काराटैगला, मुलिंगला, शिपकीला और जोजिला। दोस्तों अभी मैंने आपको जब दर्रे पढ़ा रही थी, मैंने दर्रे का कुछ बताया था, तो आपको बताया था कि ये जो जोजिला दर्रा है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। अब इसको नाम से समझिए, जोजिला मतलब जो जिलों को जोड़ता है, जिला है ना, तो इससे याद रखेंगे। जोजिला दर्रा कहाँ है? सबसे पहले तो इसकी बात की थी, इसका आंसर जोजिला दर्रा होगा। इसकी बात की थी, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में है ना, लद्दाख के बीच में है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है और लद्दाख का जो लेह, दोनों कैपिटल्स हैं है ना, तो ये इन दोनों को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जोजिला दर्रा, कि श्रीनगर और लेह के बीच का सड़क मार्ग प्रदान करता है आपका जोजिला दर्रा। क्लियर है? तो ये हमने देख लिया है। आज के लिए क्वेश्चन इतने ही करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित। इसमें आपको इम्पॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स दर्रों से रिलेटेड बताए गए हैं, कुछ पहाड़ियों से रिलेटेड बताए गए हैं ना, जो भौतिक स्वरूप हमारा हो सकता है, इसके बारे में कुछ आपको फैक्चुअल जानकारी दी है। कैसी लगी जानकारी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, और कुछ अगर प्रश्न हो या आपको कुछ सजेशन मुझे देना हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आज के लिए इस सीरीज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।